आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास अतीत की घटनाओं और मानवीय प्रयासों से संबंधित है। ये घटनाएं तथा मानव प्रयास विचारों, आस्थाओं, मान्यताओं और प्रथाओं के विकास के साथ अंतर्ग्रथित हैं। स्वाभाविक रूप से इतिहास समय से संबद्ध है, जैसा कि घटनाएं एक कालानुक्रम में क्रमिक क्रम में होती हैं। हालांकि इस कालानुक्रमिक क्रम का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई एक घटना किसी एक समय में होती है। अलग अलग स्थानों पर घटनाएं निरंतरता से घटती रहती हैं, जिनमें लोगों के विभिन्न गुट समूह शामिल होते हैं। घटनाओं का यह कालानुक्रम, जो लगभग एक ही समय पर घटित हुआ था, हमें किसी विशेष कालावधि के बारे में बताता है, परंतु कुछ भी बटा हुआ नहीं है। इसमें केवल परिवर्तन ही नहीं अपितु निरंतरता भी है, क्योंकि वर्तमान और भविष्य की घटनाएं तथा विचार अतीत से प्रभावित होते हैं, फिर चाहे विचारों में समय के साथ परिवर्तन क्यों न आ गया हो। अतीत का अध्ययन केवल तभी किया जा सकता है जब उससे संबंधित आंकड़ों, जानकारियों के कुछ स्रोत उपलब्ध हों। इतिहास के अध्ययन के लिए अभिलेख, स्थापत्य कला तथा साहित्यिक कार्य कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनमें कथा साहित्यों, मौखिक कहावतों और चित्रकलाओं के अलावा संस्मरण, जीवनियाँ और यात्रा वृत्तांत शामिल हैं। 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के भारत का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पुरालेखीय सामग्री। आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राजकीय अभिलेखों, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अभिकरणों के दस्तावेजों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। पुरालेखीय सामग्री ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें कोई संगठन, लोक, प्राधिकारी, संस्था, व्यवसाय या परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है और जिन्हें तत्पश्चातवर्ती ऐतिहासिक अनुसंधान या भविष्य के कार्यों के नियोजन के संदर्भ के लिए उनके अधिकारों एवं गतिविधियों के प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों ने 1600 से 1857 की कालावधि के दौरान की व्यापारिक दशाओं का विस्तृत वर्णन किया है। यह सत्य है कि ब्रिटेन की वाणिज्यिक कंपनी ने हजारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की, जिसके लिए एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी जो पूरी तरह कागजों पर था। प्रत्येक नीति लिखित में होती थी और प्रत्येक व्यवसाय एवं लेन देन, प्रेषण, परामर्श एवं कार्रवाई गुप्त पत्रों तथा अन्य पत्राचार के माध्यम से होता था, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक सामग्री की मात्रा में कल्पनातीत वृद्धि हुई। राजकीय अभिलेख, निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से संबद्ध अभिलेखों के अतिरिक्त जिले से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक प्रशासन के सभी स्तरों को शामिल करते थे। जब ब्रिटिश महारानी क्राउन ने भारतीय प्रशासन संभाला तो उसने भी बड़ी मात्रा में विभिन्न तरीकों के राजकीय अभिलेख सुरक्षित रखे। इन अभिलेखों का परीक्षण करके हम चरणवार प्रत्येक घटना एवं विकास को समझ सकते हैं और नीति निर्माताओं के मनोविज्ञान सहित निर्णयन की प्रक्रिया का अनुगमन कर सकते हैं। इन अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनियों, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी के अभिलेख भी 17वीं और 18वीं शताब्दी यों के इतिहास के सृजन हेतु उपयोगी हैं। प्राथमिक तौर पर ये आर्थिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी इनसे काफ़ी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। व्यापक तौर पर आधुनिक काल के लिए राजकीय अभिलेखों
की 4 श्रेणियां हैं: केंद्र सरकार के पुरालेख, राज्य सरकार के पुरालेख, मध्यवर्ती एवं अधीनस्थ प्राधिकरणों के अभिलेख और न्यायिक अभिलेख। इनके अतिरिक्त निजी अभिलेख एवं अभिलेखीय स्रोत भी विदेशों में उपलब्ध हैं। ब्रिटिश काल के कुछ प्रकाशित अभिलेख भी हैं जो आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए मूल्यवान सूचना प्रदान करते हैं। केंद्र सरकार के पुरालेख। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में भारत सरकार के अधिकतर पुरालेखों को सहेज कर रखा गया है। यह संग्रह 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के आधुनिक भारत के सृजन हेतु अभिलेखों की अटूट श्रृंखला प्रदान करता है। लोक विभाग के अभिलेख 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संवैधानिक परिवर्तनों, केंद्रीकृत राज व्यवस्था के उदय और कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के अध्ययन हेतु विस्तृत स्रोत सामग्री प्रदान करते हैं। इनके अतिरिक्त 1857 के पश्चात के प्रशासनिक एवं संवैधानिक विकास जैसे लोक सेवाओं का गठन, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, भारतीयकरण की समस्या और प्रांतों का प्रादेशिक पुनर्गठन इत्यादि बेशकीमती सामग्री भी इस श्रृंखला में पाई जाती है। 1767 में बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल के रूप में जेम्स रेनल की नियुक्ति के साथ भारत के अनजान क्षेत्रों एवं इसके सीमा क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण शुरू हुआ। भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों एवं सर्वेयरों के जर्नल्स और वृत्तांतों ने केवल भौगोलिक अध्ययन के लिए अपितु समकालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन के लिए भी मूल्यवान सूचना प्रदान की है। लोक न्यायिक एवं विधायी विभागों की कार्रवाइयों ने औपनिवेशिक सरकार की सामाजिक एवं धार्मिक नीतियों के अध्ययन हेतु पर्याप्त प्रमाण प्रदान किए हैं। रिफॉर्म कार्यालय के अभिलेख भारत में 1920 से 37 के दौरान हुए संवैधानिक विकास के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी हैं। राज्य सरकारों के पुरालेख। राज्य अभिलेखागारों के अभिलेखों में भूतपूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, भूतपूर्व रियासतों जिन्हें 1947 के पश्चात भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, और तीसरा ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी प्रशासन से संबद्ध स्रोत सामग्री मिलती हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय शक्तियों के अभिलेख जिन्हें ब्रिटिश शक्ति ने हथिया लिया और उनके क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया भी आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री हैं। पुणे के अभिलेख कार्यालय में पेशवा दफ्तर नामक एक अन्य ब्रिटिश पूर्व महत्वपूर्ण पुरालेख है। यह पेशवा के पतन के 1 शताब्दी पूर्व के मराठा इतिहास के अध्ययन का एकमात्र बेशकीमती स्रोत है। राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, जोधपुर इत्यादि रियासतों के इतिहास का अध्ययन करने के लिए पुरालेख वर्तमान में बीकानेर स्थित राजस्थान राज्य अभिलेखागार में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जम्मू स्थित राज्य के पुरालेखों में 1846 से जम्मू कश्मीर के डोगरा शासन के इतिहास के अध्ययन हेतु दुर्लभ संग्रह हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर, भोपाल एवं रीवा, केरल में त्रावणकोर एवं कोचीन, कर्नाटक में मैसूर और महाराष्ट्र में कोल्हापुर रियासतों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पुरालेख संबद्ध राज्यों में हैं। 3 प्रेसिडेंसीज के पुरालेख। फोर्ट विलियम बंगाल प्रेसिडेंसीज के प्रारंभिक अभिलेख 1756 की कलकत्ता की लूटपाट में नष्ट हो गए, लेकिन अंग्रेजों की प्लासी की विजय के बाद बंगाल प्रेसिडेंसीज के पुरालेख न्यूनाधिक रूप में संपूर्ण श्रृंखला में सुरक्षित रहे, जो अंशतः प्रेसिडेंसी के पुरालेख न्यूनाधिक रूप से संपूर्ण श्रृंखला में सुरक्षित रहे, जो अंशतः भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय और अंशतः पश्चिम बंगाल के राज्य अभिलेखागार में उपलब्ध हैं। मद्रास प्रेसिडेंसीज के अभिलेख 1670 ईस्वी से उसके इतिहास का वर्णन करते हैं, जिसमें गवर्नर और सेंट जॉर्ज की परिषद के अभिलेख भी शामिल हैं। इन अभिलेखों में अन्य भारतीय शक्तियों के साथ आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष तथा अंग्रेजों के मतभेद सहित दक्कन और दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के
विस्तार एवं उत्थान की पर्याप्त जानकारी मौजूद है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पूरा लेख जो मुंबई स्थित महाराष्ट्र सचिवालय अभिलेख कार्यालय में रखे हैं। पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध तथा भूतपूर्व बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के कन्नड़ भाषी जिलों, जिन्हें 1956 में मैसूर में शामिल किया गया, के इतिहास के अध्ययन में अत्यधिक उपयोगी हैं। अन्य यूरोपीय शक्तियों के पूरा लेख। गोवा में संरक्षित पुर्तगालियों से संबद्ध पूरा लेख मुख्यतः 1700 से 1900 की कालावधि से संबंधित भारत में पुर्तगालियों के आधिपत्य के इतिहास के लिए मूल्यवान है। भारत गोवा में लिस्बन से भेजे गए आदेश एवं पत्र तथा भारत से पुर्तगाल को भेजे गए जवाब एवं पत्र पुर्तगाली अभिलेखों को बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री हैं। कोचीन और मालाबार के डच रिकॉर्ड मद्रास अभिलेख कार्यालय में है और चिंसूरा संबंधी रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल के राज्य अभिलेखागार में है। फ्रांसीसी अधिकारी अपने क्षेत्रों एवं बस्तियों को समाप्त करने से पूर्व चंद्रनगर तथा पांडिचेरी, वर्तमान पुडुचेरी के अपने फ्रांसीसी अभिलेखों को पेरिस ले गए। न्यायिक अभिलेख। न्यायिक अभिलेख भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास के प्राथमिक प्रमाण प्रदान करते हैं। ये विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर के कोर्ट के पूरा लेख 1689 ईस्वी के प्रारंभ में सबसे पहले उपलब्ध न्यायिक पूरा लेख हैं। अब ये मद्रास अभिलेख कार्यालय में है। फोर्ट विलियम्स में मेयर कोर्ट के प्लासी पूर्व 1757 के अभिलेख नष्ट हो गए प्रतीत होते हैं, लेकिन 1753 से 1773 के वर्षों के अभिलेख सहित 1774 से 1861 के वर्षों के बंगाल के सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिलेख कक्ष में रखे गए हैं। इसी प्रकार 1728 में बॉम्बे में स्थापित मेयर कोर्ट के अभिलेख महाराष्ट्र सेक्रेटेरिएट रिकॉर्ड ऑफिस में उपलब्ध हैं, जहां पर बॉम्बे अभिलेख न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख भी रखे गए हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान के दृष्टिगत 3 प्रेसिडेंसीज के सदर कोर्ट, सदर दीवानी और फौजदारी अदालतों के न्यायिक अभिलेख बेहद उपयोगी हैं। इनसे संबंधित अभिलेखों को कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे उच्च न्यायालयों में सुरक्षित रखा गया है। प्रकाशित अभिलेख। प्रकाशित अभिलेखीय सामग्री आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन हेतु बेहद महत्वपूर्ण सूचना स्रोत हैं। संसदीय पत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण पुरालेखीय प्रकाशन होते हैं, जिनमें क्राउन के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत सरकार के अभिलेखों के विपुल उद्धरण शामिल हैं। इनमें 1801 से 1907 के बीच जारी संसदीय पत्रों की सूची भी शामिल है। राष्ट्रीय अभिलेखागार और विभिन्न राज्य अभिलेखागारों द्वारा प्रकाशित अभिलेख आधुनिक भारतीय इतिहास के शोधार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। भारतीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की कार्यवाहियाँ केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रकाशित गजट और समय समय पर जारी विधियों एवं विनियमों के संग्रह भी ऐतिहासिक शोध हेतु उपयोगी सामग्री हैं। निजी पूरा लेख। निजी अभिलेखों में उन व्यक्तियों एवं परिवारों से संबद्ध पत्र एवं दस्तावेज होते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत व्यवसाय एवं औद्योगिक निगमों तथा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्पित संस्थाओं, समाजों एवं संगठनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देश के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन से संबंधित समृद्ध सामग्री विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों के पुरालेखों में उपलब्ध हैं। बैंकों, व्यापार घरानों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अभिलेख आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन हेतु अत्यंत उपयोगी हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसिद्ध एवं प्रमुख नेताओं के पत्र तथा नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के अभिलेख भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास के संवर्धन में अत्यधिक उपयोगी है। अब इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी कर दिया गया है। विदेशी संग्रहालयों की पूरा लेख सामग्री। विदेशी संग्रहालयों में आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। उदाहरणार्थ यूरोपियन संग्रहालय में संग्रहित भारतीय महत्व की पुरालेखी एवं पांडुलिपि सामग्री व्यापक एवं विविध है। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस FCDO लंदन में कई महत्वपूर्ण पुरालेखीय अभिलेख हैं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं। ब्रिटेन में कई पुरालेखीय एवं पांडुलिपि संग्रहालयों विशेष रूप से लंदन में स्थित ब्रिटिश संग्रहालय में ब्रिटिश वायसरायों राज्य सचिवों तथा अन्य उच्च स्तरीय सिविल एवं सैन्य अधिकारियों के पत्रों का संग्रह है जिन्होंने भारत में कार्य किया और जिनकी उपयोगिता को बमुश्किल ही आकलित किया गया। चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन जैसे मिशनरी सोसाइटी के पुरालेख विशेष महत्व के हैं जो देश में शैक्षिक एवं सामाजिक विकास के बारे में समृद्ध सूचना प्रदान करते हैं। भारत में फ्रांसीसियों के इतिहास के अध्ययन के लिए आर्काइव्स नेशनल पेरिस और फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कॉलोनीज एंड वार के पुरालेख अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उपयोगी स्रोत हैं। हेग के रिसर्चीफ में उपलब्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी की अभिलेख भारत में डचों के बृहद इतिहास को लिखने के लिए पर्याप्त हैं। इन अभिलेखों का प्रयोग 17वीं एवं 18वीं शताब्दियों के भारत के आर्थिक इतिहास के प्राथमिक स्रोत के तौर पर भी किया जा सकता है। भारत में 1777 के पश्चात डच उपनिवेशों से संबंधित दानिश क्राउन एवं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिसरकेविट कोपेनहेगन में उपलब्ध अभिलेख त्रैकोम्बर और श्रीरामपुर के बंदोबस्त के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले प्राथमिक स्रोत हैं। इसी प्रकार नेशनल आर्काइव्स ऑफ पोर्चुगल लिस्बन में भारत में पुर्तगालियों से संबंधित मौलिक पत्रों का संग्रह है। भारतीयों द्वारा विदेशों में चलाई गई राष्ट्रवादी गतिविधियों के इतिहास के सृजन के लिए विभिन्न देशों के विदेशी मामलों संबंधी कार्यालयों के पूरा लेख बेशकीमती हैं। उदाहरणार्थ यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में उपयोगी सूचना या जानकारी जर्मनी फॉरेन ऑफिस के अभिलेखों में है और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों से संबंधित जानकारी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और जस्टिस डिपार्टमेंट के पूरा लेख में उपलब्ध है। हालांकि आधुनिक भारतीय इतिहास के 1947 से पूर्व के बेहद महत्वपूर्ण और समृद्ध पुरालेखीय स्रोत अब पाकिस्तान में अवस्थित हैं। इन अभिलेखों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संग्रह लाहौर के वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस में है जिनमें 1894 के पंजाब सरकार के अभिलेखों के अतिरिक्त 1804 से 1857 के दिल्ली रेजिडेंसी और विभिन्न राजनीतिक अभिकरणों के अभिलेख शामिल हैं जिन्होंने समामेलन पूर्व पंजाब में कार्य किया था। पेशावर स्थित अभिलेख कार्यालय में 1849 से 1900 के बीच पेशावर के कमिश्नर के अभिलेख और 1901 से उत्तर पश्चिम सीमा के प्रांतों के अभिलेख उपलब्ध हैं। ये अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के प्रादेशिक इतिहास के अध्ययन के लिए मूल्यवान है और भारत के अफगानिस्तान, ईरान तथा सीमावर्ती क्षेत्रों की जनजातियों के साथ संबंधों के बारे में भी उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। जीवनी, साहित्य, संस्मरण एवं यात्रा वृत्तांत। जीवनी, साहित्य, संस्मरण या यात्रा वृत्तांत जैसे समकालीन या अर्ध समकालीन दस्तावेज एवं प्रमाण भी उपलब्ध हैं जो हमें 18वीं और 19वीं शताब्दियों के भारत के इतिहास की उपयोगी झलक प्रदान करते हैं। कई यात्रियों, व्यापारियों, धर्म प्रचारकों, मिशनरी एवं लोक सेवकों, सिविल सर्वेंट जो इन शताब्दियों के दौरान भारत आए ने देश के विभिन्न हिस्सों के अपने अनुभवों और प्रभावों को लेखबद्ध किया। इन वृत्तांतों ने आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु बेहद उपयोगी स्रोत का कार्य किया है। इन लेखकों के समूह में सर्वप्रथम मिशनरीज ईसाई धर्म प्रचारक आते हैं जिन्होंने स्थानीय निवासियों से सुसमाचार ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अपने संबद्ध समाजों को भारत में आधिकारिक मिशनरियों को भेजने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लेखन किया।
कुछ सिविल सर्वेंट्स ने इस सुसमाचार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व भी किया। उदाहरणार्थ सर जॉन शोर और चार्ल्स ग्रंट दोनों ने बंगाल में लंबी सेवाएं प्रदान की, ने ईसाई धर्म प्रचारकों, मिशनरीज एवं उनकी गतिविधियों का पुरजोर समर्थन किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों की यात्रा वृत्तांत भी बेहद मूल्यवान हैं। जॉर्ज फोस्टर, जिन्होंने 1783 में बंगाल, लखनऊ, श्रीनगर, नादौन, कश्मीर की यात्रा की और काबुल, कैस्पियन सागर एवं सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए इंग्लैंड वापस गए, की यात्रा वृत्तांत ने उत्तरी भारत की राजनीतिक दशाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। बेंजामिन हेन के 1814 में प्रकाशित सेवरल टूर्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला जर्नल ने उस समय के दौरान प्रायद्वीप के आर्थिक उत्पादों पर बेहतरीन जानकारी प्रदान की। 1831 में प्रकाशित जेम्स बर्न्स की भुज की चिकित्सीय स्थलाकृति पर टिप्पणी और विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध के लेखन ने कच्छ के इतिहास पर जानकारी प्रदान की। एलेक्जेंडर बर्न्स का यात्रा वृत्तांत ट्रैवल्स इनटू बोखारा, जो 1834 में 3 संस्करणों में प्रकाशित हुआ है, भारत से काबुल की उसकी यात्रा का वृत्तांत है। इस यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य यह पता लगाना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिंधु क्षेत्र किस प्रकार लाभदायक रहेगा। सी डेविडसन का 1843 में प्रकाशित डायरी ऑफ द ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन अपर इंडिया भी बेहद उपयोगी कार्य है। जॉन बटलर द्वारा 1855 में लिखा गया यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन द प्रोविंस ऑफ असम ड्यूरिंग रेजिडेंस ऑफ 14 ईयर्स राज्य की पहाड़ी जनजातियों की प्रथाओं, आदतों एवं समाज का वर्णन है। W.H. स्लीमैन की जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध अवध की राजनीतिक और आर्थिक दशाओं को प्रतिबिंबित करती है। अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों के यात्रियों ने भी भारत की यात्रा पर अपनी रोचक वृत्तांत प्रस्तुत किए हैं। इस श्रेणी में विक्टर जेकमुंट, कैप्टन लियोपोल्ड वान ऑर्लिच, बैरन चार्ल्स ह्यूगल, जॉन मार्टिन, हॉनिग बर्जर, विलियम मूरक्राफ्ट एवं जॉर्ज ट्रेबिक इत्यादि प्रमुख रूप से शामिल हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं 19वीं और 20वीं शताब्दियों के समाचार पत्र और पत्रिकाओं अंग्रेजी के साथ साथ विभिन्न देशी भाषाओं में प्रकाशित ने आधुनिक भारतीय इतिहास के सृजन हेतु जानकारी के बेहद महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक स्रोत का निर्माण किया। कुछ समाचार पत्र 1780 के दशक में भी पूर्व प्रकाशित हुए। भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रथम प्रयास अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया, जो निजी व्यापार में कुरीतियों को उद्घाटित करना चाहते थे। भारत में जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नामक पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। तत्पश्चात द कलकत्ता गजट 1784, द बंगाल जर्नल 1785, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता या कलकत्ता अम्यूजमेंट 1785, द कलकत्ता क्रॉनिकल 1786, द मद्रास कुरियर 1788 और द बॉम्बे हेराल्ड 1789 जैसे कई अखबारों का प्रकाशन शुरू हो गया। प्रेस एक्ट 1835 की नरम नीति, जो 1856 तक जारी रही, ने देश में समाचार पत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कई प्रभावशाली समाचार पत्र प्रसिद्ध एवं निडर पत्रकारों के नेतृत्व में सामने आए। कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे जी सुब्रमण्यम अय्यर के संपादकत्व में द हिंदू और स्वदेश मित्र, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में केसरी और महाराष्ट्र
सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में बंगाली शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका, गोपाल गणेश आगरकर के नेतृत्व में सुधारक NN सेन का इंडियन मिरर, दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया, JP वर्मा का JP वर्मा का एडवोकेट, पंजाब में ट्रिब्यून एवं अखबार आम, बॉम्बे में इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश, कल एवं गुजराती बंगाल में सोम प्रकाश। बंग निवासी एवं साधारणीय एवं रोचक तथ्य हैं कि 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग 1/3 संस्थापक पत्रकार थे। कुछ समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन विदेशों में भी हुआ। उदाहरणार्थ श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन सोशलॉजिस्ट का प्रकाशन किया। इसी प्रकार मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में वंदे मातरम और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में तलवार प्रकाशित किया। इस संदर्भ में 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान सैन फ्रांसिस्को से गदर पार्टी के मुखपत्र के तौर पर गदर पत्र प्रकाशित किया गया और वैंकूवर से तारकनाथ दास का हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ। इन सभी ने विदेशों में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों पर पर्याप्त प्रमाण एवं जानकारी प्रदान की। समाचार पत्र जनमत का निर्माण करते हैं और उनमें प्रकाशित रिपोर्ट का लोगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। समाचार पत्र विविध घटनाओं पर लोगों की भावनाओं एवं दृष्टिकोण को आकार प्रदान करते हैं। समाचार पत्र आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि 1870 के दशक से इन अखबारों अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं दोनों भारतीय औपनिवेशिक काल से वर्तमान समय तक जीवन के लगभग सभी पहलुओं को चित्रित किया है। 1920 के दशक से अखबारों ने गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान प्रमुख घटनाओं को सूक्ष्म तरीके से विश्लेषित एवं शामिल किया। हालांकि समाचार पत्रों को निष्पक्ष रूप में नहीं देखा गया, इन्हें ऐसे लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया जिनके अपने राजनीतिक विचार एवं वैश्विक मत थे। मौखिक प्रमाण। मौखिक इतिहास अलिखित स्रोतों की मदद से इतिहास के सृजन को संदर्भित करता है। उदाहरणार्थ वैयक्तिक संस्मरण एक प्रकार का मौखिक स्रोत है। मौखिक स्रोतों के इतिहासकार अपने विषय की सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं। हालांकि कई इतिहासकार मौखिक इतिहास के प्रति शंकित हैं। वे इसे नकारते हैं चूँकि मौखिक तथ्यों में प्रामाणिकता एवं कालक्रम का अभाव होता है और वे अस्पष्ट हो सकते हैं। इतना होते हुए भी ये स्रोत महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि वे अन्य स्रोतों से जुटाई गई जानकारी पुष्टि करने में इतिहासकारों की मदद करते हैं। सृजनात्मक साहित्य।
आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के तौर पर सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में हम स्वयं को पश्चिम के प्रभावाधीन भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में विकसित अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं दोनों में नवीन साहित्यिक रूपों तक सीमित करेंगे। देसी भाषाओं में प्राचीन साहित्य पूरी तरह से पद्य रूप में है और यह साहित्य 18वीं और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मौजूद था। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य के प्रभावाधीन भारतीय काव्य ने अपने नएपन को पुनः हासिल किया और यह छंद, गीतात्मक एवं चतुष्पद जैसे नवीन रूपों के साथ किया गया एक प्रयोग था। सबसे ऊपर नवीन सृजनात्मक भावना का बाहुल्य था जिसने काव्य के रूप को बदल डाला। मंच के अभ्युदय ने आधुनिक युग के सृजनात्मक साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। मंच की स्थापना ने शास्त्रीय संस्कृत नाट्य और पश्चिमी मंचन दोनों के प्रभाव में नाटक रूपी साहित्य की अत्यधिक उन्नति को आवेग प्रदान किया। इन साहित्यिक विकास एवं लेखन ने औपनिवेशिक समय के लोगों के जीवन पर प्रचुर जानकारी प्रदान की। वास्तव में भारतीय रोमांटिक काव्य भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का मुखरित प्रतिनिधि था। इनमें से कुछ प्रमुख थे। उर्दू में मोहम्मद इकबाल 1876 से 1938, हिंदी में निराला 1897 से 1961, बांग्ला में काजी नजरुल इस्लाम 1899 से 1976, मराठी में केशव सूत 1866 से 1905, मलयालम में जी शंकर कुरूप 1901 से 1978, प्रसिद्ध तमिल राष्ट्रवादी कवि सुब्रमण्यम भारती 1882 से 1921 भी इसी काल से संबंधित थे। इंडो यूरोपियन संपर्क का महत्वपूर्ण परिणाम उपन्यास था जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदित हुआ। उस समय के प्रथम महत्वपूर्ण लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी 1838 से 94 प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार थे। उनके उपन्यास अधिकतर ऐतिहासिक हैं और इनमें से आनंद मठ 1882 बेहद लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हुआ, विशेष रूप से इसके प्रभावशाली राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए। इच्छाराम सूर्यराम देसाई 1853 से 1912 मध्यकालीन गुजराती साहित्यिक इतिहास के बेहतरीन विद्वान थे। उनका प्रथम उपन्यास हिंद आने ब्रिटानिया राजनीतिक अधिश्वर वाले शुरुआती उपन्यासों में से एक था। महान क्रांतिकारी विचारक एवं लेखक सखाराम गणेश देउस्कर ने देश में स्वाधीनता की चेतना के जागरण के लिए 1904 में बांग्ला में देशेर कथा लिखी। गिरिजा देवी और राम तीर्थ थम्माल, जिन्होंने क्रमशः मोहनी रजनी 1931 और दसिकलीन मूसा वलई 1936 उपन्यास लिखे, ने भी उपन्यास को सामाजिक अनुभव का एक प्रभावी माध्यम बताया। यह प्रेमचंद 1880 से 1936 थे, एक उपन्यासकार एवं उर्दू हिंदी के लघु कहानीकार जिन्होंने कल्पित साहित्यिक संसार में भारत को एक अलग स्थान दिलाया। उन्होंने उपन्यास का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन के रूप में किया और उनके उपन्यासों ने भारतीय ग्रामीण समाज के आयामों की समझ तथा गहरी सामाजिक चिंताओं को प्रतिबिंबित किया। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में रंगभूमि 1924, गोदान 1936, सेवा सदन 1919, प्रेमाश्रय 1924 जैसे प्रमुख उपन्यास एवं कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी इत्यादि लघु कहानियाँ शामिल हैं। ग्रामीण जीवन को उद्घाटित करने की औपन्यासिक परंपरा को फणीश्वर नाथ रेणु 1921 से 73 के हिंदी उपन्यास मैला आंचल ने आगे बढ़ाया। इस दिशा में विभूति भूषण बंदोपाध्याय 1899 से 1954 द्वारा रचित पाथेर पांचाली 1929, उड़िया में मोहंती का प्रजा, गुजराती में पन्ना लाल पटेल का मेकल जीत, मराठी में भालचंद नामाडे का कोसला प्रमुख उपन्यास है। मुल्कराज आनंद एवं राजा राव जैसे एंग्लो इंडियन लेखकों के उपन्यास क्रमशः अनटचेबल 1935 और कंथापुरा 1938 ने सामाजिक एवं राजनीतिक कोलाहल एवं संक्रमण को दर्शाया है। आर के नारायण की स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 भारत के उद्भूत लघु रूप की प्रस्तुति करती है।
लघु कहानी लेखन के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में उदित हुए। उनकी कहानी या जिनमें पोस्टमास्टर 1891, काबुलीवाला 1892 इत्यादि शामिल हैं। ग्रामीण भारत के प्रामाणिक अनुभव के रूप में सामने आई प्रेमचंद की वास्तविक कहानियों ने समाचार एवं लोगों के व्यवहार का दर्पण प्रस्तुत किया। ऐसे कई अन्य लघु कहानी लेखक हुए जिन्होंने औपनिवेशिक भारत की समकालीन सामाजिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित किया। चित्रकला औपनिवेशिक काल के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी उस समय की चित्रकारी से प्राप्त की जा सकती है। इनका प्रयोग आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। ऐसा ही एक चित्रकला विद्यालय था, कंपनी चित्रकला। कंपनी पेंटिंग शब्द का प्रयोग गैर इतिहासकारों द्वारा यूरोपीय के लिए निर्मित एक विशेष प्रकार की भारतीय चित्रकारी के लिए किया गया, जो बड़े पैमाने पर यूरोपियों की इच्छा एवं पसंद से प्रभावित थी। यह ऐसा समय था जब चित्रकारों के संरक्षण के अभाव के कारण मुगल और राजपूत लघु चित्रकला शैलियों का पतन हो गया। भारतीय कलाकारों को रेलवे प्रोजेक्ट और प्राकृतिक इतिहास सर्वेक्षण के ब्लूप्रिंट का खाका तैयार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भर्ती किया गया, या उन्होंने उन ब्रिटिश नागरिकों के लिए स्वतंत्र रूप से काम किया जो वापसी पर इंग्लैंड अपने साथ एक निशानी ले जाना चाहते थे। 1760 के आसपास मुर्शिदाबाद से कई चित्रकार पटना आ गए। 18वीं शताब्दी के अंत तक पटना 11 कला केंद्रों का मुख्यालय बन गया, जिनमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को अलग कर दिया। कंपनी चित्रकला शैली पटना स्कूल के तौर पर भी जानी जाती है। अन्य प्रभावशाली चित्रकला केंद्र वाराणसी एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल एवं मद्रास, जहां 1798 से 1804 तक लॉर्ड क्लाइव रह रहे थे। ब्रिटिश बाजार में अनाज, फल एवं सब्जियां बेचने जैसे दैनंदिन जीवन के चित्रों को सहेजना चाहते थे। इस शैली के चित्रों में देखा जा सकता है कि 1850 के बाजार भारत के वर्तमान खाद्य बाजारों के समान ही थे। धर्म, जाति एवं व्यवसाय भी बेहद लोकप्रिय विषय थे। विशेष रूप से दक्षिण भारत में कंपनी शैली के चित्रकारों ने भारतीय गहरे धुंधले रंगों के स्थानों पर पानी वाले हल्के रंग का प्रयोग करना शुरू किया। भारतीय लघु चित्रकला में परंपरागत रूप से प्रयुक्त चमकीले रंगों की जगह हल्के नीले, हरे एवं भूरे रंग का प्रयोग होने लगा। कंपनी शैली के चित्रों का प्रयोग भारत के लोगों के अभ्युदय के ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण के रूप में किया जा सकता है। पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग, पोस्टर्स, कार्ड्स एवं बाजार प्रिंट के रूप में भारतीयों एवं ब्रिटिश या अंग्रेजों द्वारा चित्रित की गई 1857 के विद्रोह की तस्वीरें महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। विद्रोह की पेंटिंग्स इस प्रमुख घटना एवं अंग्रेजों एवं भारतीयों की विश्वमत को समझने तथा व्याख्या करने में इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। कालीघाट चित्रकला, जो 19वीं शताब्दी में कलकत्ता में विकसित हुई, ने न केवल पौराणिक चरित्रों एवं आकृतियों को उकेरा, अपितु अपने दैनंदिन जीवन में संलग्न आम लोगों को भी दर्शाया। साधारण जन के जीवन की तस्वीर ने तत्कालीन कलकत्ता में सामाजिक जीवन के परिवर्तनों को चित्रित किया तथा इन चित्रों ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों पर भी टिप्पणी की। 1857 के कुछ समय पश्चात बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में कला स्कूल खोले गए। इनकी शिक्षण पद्धति एवं पाठ्यक्रम ब्रिटिश रॉयल एकेडमी पर आधारित थे। भारतीय विद्यार्थियों ने तैलीय रंग, ऑयल पेंट को कैनवास पर और वाटर कलर को पेपर पर प्रयोग करने जैसी नवीन कला सामग्रियों को समझा। भारत में अंग्रेजी शिक्षित शहरी मध्य वर्ग की विचारधारा एवं दृष्टिकोण में गहरा बदलाव आया। अंग्रेजी साम्राज्य के नकारात्मक परिणामों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सृजित नए प्रकार की भारतीय कला की प्रारंभिक प्रेरणा राष्ट्रवाद
एवं देशभक्ति थी। इस नवीन कला आंदोलन ने अपना शुरुआती अभिप्रेरण उदीयमान राष्ट्रवाद से ग्रहण किया। नंदलाल बोस एवं राजा रवि वर्मा जैसे कलाकार इन कला के नवीन रूप के प्रतिनिधि थे। अवनींद्रनाथ टैगोर, ई.बी. हैवेल एवं आनंद केंटिस कुमार स्वामी के नेतृत्व में बंगाल स्कूल शैली के अभ्युदय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि नवीन कला रूप की यह चित्रकारी मुख्यतः पौराणिक कथाओं एवं भारतीय सांस्कृतिक विरासत के विषय वस्तुओं पर केंद्रित थी, तथापि ये भारत में आधुनिक कला आंदोलन के अध्ययन की कला इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम। इतिहास लेखन हिस्टीरियोग्राफी इतिहास का ऐतिहासिक लेखन या ऐतिहासिक व्याख्या है। इतिहास एक ऐसी जानकारी नहीं है जिसे अपरिवर्तित रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा जाए। ऐतिहासिक परिस्थितियों की व्याख्या की जानी चाहिए, स्पष्टीकरण प्रमाणों के विश्लेषण पर आधारित होने चाहिए और तर्क वितर्क से उपजे सामान्यीकरण प्रदान किए जाने चाहिए। नवीन प्रमाणों के साथ या मौजूदा प्रमाणों की नवीन व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण सहित अतीत की एक नई समझ प्राप्त की जा सकती है। इसका अनुसरण करने के लिए उन तरीकों एवं शैलियों के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता है जिनमें उस समय के लोग जीवन यापन करते थे और अपने अतीत के बारे में सोचते थे। इतिहास लेखन के उपागम ज्ञान के रूप में इतिहास को समझने की भूमिका बन जाते हैं। व्यापक रूप से आधुनिक भारत के इतिहास के 4 उपागम हैं। पहला औपनिवेशिक उपागम, दूसरा मार्क्सवादी उपागम, तीसरा अधीनस्थ या उपाश्रित। हालांकि इतिहास लेखन के 2 अन्य उपागम संप्रदायवादी एवं कैम्ब्रिज भी हैं। तो पहला जो है औपनिवेशिक उपागम। औपनिवेशिक उपागम या इतिहास लेखन का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। एक औपनिवेशिक देशों के इतिहास से संबंधित, जबकि दूसरा ऐसे कार्यों को संदर्भित करता है जो प्रभुत्व की औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित थे। आज के अधिकतर इतिहासकारों ने औपनिवेशिक उपागम के दूसरे अर्थ के दृष्टिगत इतिहास लेखन किया है। वास्तव में औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा औपनिवेशिक देशों के बारे में किया गया लेखन कार्य प्रभुत्व की इच्छा एवं औपनिवेशिक शासन के औचित्य से संबद्ध था। अतः ऐसे अधिकांश ऐतिहासिक लेखकों में पश्चिमी संस्कृति एवं मूल्यों की प्रशंसा तथा व्यक्तियों का महिमा मंडन किया गया जिन्होंने औपनिवेशिक साम्राज्य को स्थापित किया था। जेम्स मिल, सबसे पहले ये पर्सिवल स्पीयर ने क्या बोला था। हाल के वर्षों में भारत के इतिहास का सृजन बेहद तीव्र हो गया है तथा इसकी व्याख्या आवाहन किया जा सकता है। इसके 2 तरफा कारण हैं। भारतीय परिदृश्य में होते परिवर्तनों के तथ्यों की पुनर्व्याख्या की आवश्यकता है और भारतीय इतिहास के जरूरी तत्वों के बारे में इतिहासकारों के दृष्टिकोण में होते परिवर्तन। पर्सिवल स्पीयर, जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंस्टन, विंसेंट स्मिथ एवं अन्य द्वारा लिखा गया भारत का इतिहास औपनिवेशिक उपागम के उचित उदाहरण है। इस प्रकार के वर्णन में भारत के अवरुद्ध समाज, पिछड़ी सभ्यता एवं सांस्कृतिक रूप से निकृष्ट दिखाया गया है, जबकि ब्रिटेन को उत्कृष्ट सभ्यता एवं उन्नत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाले देश के रूप में महिमामंडित किया गया है। हालांकि सभी ब्रिटिश ऐतिहासिक लेखनों को एक समान रूप में औपनिवेशिक मानना सही नहीं है, क्योंकि 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्धों में औपनिवेशिक संप्रदाय के तहत विभिन्न उपागम एवं व्याख्यात्मक रूपरेखाएं विकसित हुईं। सारगर्भित रूप में औपनिवेशिक उपागम सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करने और भारत में ब्रिटिश शासन के वैधिकरण के रूप में इतिहास को औचित्य प्रदान करने हेतु विचारात्मक प्रयास का एक भाग था। राष्ट्रवादी उपागम का विकास औपनिवेशिक उपागम से सामना करने और प्रत्युत्तर देने के रूप में हुआ। यह भारतीय और ऐतिहासिक
भारतीयों और उनके ऐतिहासिक अभिलेखों की औपनिवेशिक झूठी निंदा के सम्मुख राष्ट्रीय आत्मसम्मान के निर्माण का एक प्रयास था। इस उपागम के इतिहासकारों ने मौजूदा ऐतिहासिक स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर औपनिवेशिक ऐतिहासिक विवरणों की असत्यता को सिद्ध करने का प्रयास किया। भारतीय इतिहास के राष्ट्रवादी उपागम को ऐसे उपागम के रूप में विवेचित किया जा सकता है जिसने राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में योगदान दिया और धार्मिक, जातीय, भाषाई या वर्गीय भेदभाव के विरुद्ध लोगों को एकजुट किया। राष्ट्रवादी उपागम मुख्य रूप से भारतीय इतिहास के प्राचीन एवं मध्यकालीन युग का वर्णन करता है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अस्तित्व में आया। उल्लेखनीय है कि 1947 से पूर्व आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों का कोई संप्रदाय मौजूद नहीं था। दादाभाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे, जी.वी. जोशी, आर.सी. दत्त, के.टी. तेलंग, जी.के. गोखले एवं डी.ई. वाचा जैसे गैर अकादमिक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा 19वीं शताब्दी के अंत में औपनिवेशवाद की विस्तृत एवं वैज्ञानिक आलोचना की गई। दिन ब दिन सैकड़ों हाजिर जवाब बाबू उनके अंग्रेज अत्याचारियों के खिलाफ अपने क्रोध रोष को बेहद तीक्ष्ण एवं प्रभावी समालोचना के माध्यम से सामने रख रहे हैं। इस प्रकार इसमें कोई शंका नहीं है कि इन अखबारों को पढ़ने वालों के मस्तिष्क में गंभीर विश्वास उपजेगा कि हम समस्त मानव जाति के शत्रु हैं और विशेष रूप से भारत के। लॉर्ड डफरिन श्री अरबिंदो के करीबी सहयोगी सखाराम गणेश देहस्कर ने 1904 में बांग्ला में प्रकाशित अपनी पुस्तक देशेर कथा के माध्यम से नौरोजी एवं रनाडे के विचारों को प्रचलित किया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में के.टी. शाह, वी.सी. काले, सी.एम. वकील, डी.आर. गाडगिल, ज्ञानचंद, वी.के. आर.वी. राव, वाडिया एवं मर्चेंट जैसे कई अकादमिक अर्थशास्त्रियों ने उनके पदचिह्नों का अनुसरण किया। राष्ट्रवादी उपागम ने सामाजिक सुधार आंदोलनों को उचित स्थान दिया, लेकिन इस ओर उनका दृष्टिकोण आलोचनात्मक नहीं रहा और उन्होंने अक्सर निम्न जातियों और जनजातियों द्वारा चलाए गए मुक्ति आंदोलनों की उपेक्षा की। उन्होंने ऐतिहासिक विकास में भारत की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के प्रयास में भारतीय सामाजिक संस्थाओं के ऐतिहासिक मूल्यांकन की भी उपेक्षा कर दी। कुल मिलाकर इस उपागम ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की उपेक्षा की। मार्क्सवादी उपागम मार्क्सवाद ने उल्लेखनीय रूप से भारतीय इतिहास लेखन की अधिकांश प्रवृत्ति को किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया। भारतीय इतिहास के सभी क्षेत्रों में, चाहे इसे काल या विषय द्वारा विभाजित करें, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। विभिन्न क्षेत्रों में उनके कार्यों ने इतिहास लेखन के मार्ग या दिशा को परिवर्तित किया। औपनिवेशिक साम्राज्यवादी उपागम की तरह मार्क्सवादी इतिहासकारों ने औपनिवेशिक स्वामियों एवं अधीन लोगों के हितों के बीच प्रारंभिक संघर्ष एवं विरोध को स्पष्ट रूप से देखा। राष्ट्रवादियों के समान वे भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच अंतर्विरोधों के प्रति भी पूरी तरह से सजग थे। हालांकि उनमें से कुछ, विशेष रूप से रजनी फॉर्मदत्त, प्रारंभिक साम्राज्यवादी विरोधी संघर्षों तथा द्वितीय अंतर्विरोधों के उपचार को समन्वित करने में पूरी तरह असफल रहे और उन्होंने औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष को वर्ग या सामाजिक संघर्ष से संतुलित करने का प्रयास किया। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन को भी संरचित बुर्जुआ आंदोलन के रूप में देखने का प्रयास किया और इसके मुक्त एवं सर्ववर्गीय रूप की उपेक्षा की। कुछ इतिहासकारों द्वारा विलंब से शुरू की गई नवीन प्रवृत्ति, जिसे इसके प्रस्तावकों द्वारा उपासित उपागम के रूप में विवेचित किया गया है, ने पूर्व के सभी ऐतिहासिक लेखनों को नकार दिया, जिसमें कुलीन इतिहास लेखन के रूप में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित इतिहास लेखन भी शामिल है और इस पुरातन दिशाहीन इतिहास लेखन को उपासित उपागम के प्रतिस्थापित करने का दावा किया। विपिन चंद्रा, अधिदस्त
उपाश्रित उपागम। अधीनस्थ या उपाश्रित उपागम शीर्षक ऐसे विवरणों की श्रृंखला है जिसे शुरू में रंजीत गुहा के संपादकत्व में प्रकाशित किया गया। अधीनस्थ उपागम की शुरुआत मौजूदा इतिहास लेखन के आलोचक के रूप में 1980 के दशक में हुई। इसने अपने प्रवर्तकों के माध्यम से अन्य ऐतिहासिक उपागमों पर लोगों की आवाज़ की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। शुरू से ही अधीनस्थ उपागम ने स्पष्ट किया कि भारतीय इतिहास लेखन की सभी परंपराओं का झुकाव अभिजात्य वर्ग की तरफ है, अतः ये पक्षपाती हैं। अधीनस्थ उपाश्रित इतिहासकारों के दृष्टिकोण से औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज में मूलभूत विरोध एवं संघर्ष एक तरफ कुलीन भारतीय एवं विदेशी दोनों और दूसरी तरफ उपाश्रितों के बीच था, न कि उपनिवेशवाद और भारतीयों के बीच। वे विश्वस्त हैं कि भारतीय कभी भी एक साझा साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में एकजुट नहीं हुए थे। इसके बावजूद वे मानते हैं कि दो भिन्न आंदोलन या धाराएं थीं, एक उपाश्रितों की वास्तविक साम्राज्यवादी विरोधी धारा और दूसरी कुलीनों की झूठी राष्ट्रीय आंदोलन धाराएं। कुलीन धाराएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक नेतृत्व में कुलीनों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष करने वाला झुंड से थोड़ा अधिक थी। हालांकि अधीनस्थ उपाश्रित संप्रदाय स्कूल, जिसने शुरू में आम लोगों के दृष्टिगत इतिहास लिखने की वचनबद्धता दिखाई, लोगों की स्वयं की सचेतनता पर आधारित था, लेकिन वह ऐसे नवीन स्रोतों की खोज नहीं कर पाया जो लोकप्रिय अवधारणाओं को अधिकाधिक प्रतिबिंबित कर सके। उसका नवीन लेखन निरंतर उन्हीं पुराने कुलीन स्रोतों पर आधारित था। संप्रदायवादी उपागम। राष्ट्रवादी इतिहासकारों की भांति संप्रदायवादी इतिहासकारों ने भी स्वयं को मध्यकालीन भारत और औपनिवेशिक काल की पाठ्यपुस्तकों के औपनिवेशिक इतिहास लेखन तक पूरी तरह सीमित कर लिया। भारतीय संप्रदायवादी इतिहासकारों द्वारा निर्मित सामान्यीकरण को ब्रिटिश इतिहासकारों और प्रशासकों के लेखन में ढूंढा जा सकता है। सांप्रदायवादी स्कूल के मतानुसार भारत का मध्यकालीन इतिहास हिंदू मुस्लिम मतभेद एवं संघर्ष की एक लंबी कहानी थी। हिंदू और मुस्लिम अस्थायी रूप से शत्रु समूहों में विभाजित थे, जिनके आपसी संबंध कड़वे, शत्रुतापूर्ण, विरोधात्मक एवं अविश्वासी थे। यह विचार न केवल इतिहासकारों के लेखन में प्रतिबिंबित हुआ, अपितु सांप्रदायिक राजनीतिक नेताओं के हाथों में आकर इसने अधिक उग्र एवं विषाक्त रूप ले लिया। इसके अलावा यह विचार प्रचारित किया गया कि मध्यकालीन भारत में मुसलमानों ने शासक वर्ग का निर्माण किया तथा हिंदू शासित अधीन एवं पराधीन थे। कैम्ब्रिज स्कूल उपागम। कैम्ब्रिज स्कूल संप्रदाय स्कूल का मत है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय समाज मूलतः क्षैतिज एवं लंबवत भागों द्वारा चरितार्थ हुआ और स्थानीय एवं क्षेत्रीय सरदारों के बीच गुट्टीय शत्रुता एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा भारतीय राजनीति का सीमांकन किया गया है। इस प्रकार उनके मतानुसार औपनिवेशिक शासन के अधीन मूलतः विरोध साम्राज्यवाद और भारतीयों के बीच नहीं था, अपितु भारतीयों के बीच था। इसके अतिरिक्त कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकार कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध भारतीयों के संघर्ष का परिणाम नहीं था, अपितु ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रदत्त लाभों को प्राप्त करने के लिए भारतीयों के बीच का संघर्ष का फल था। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता महान विचारों से प्रेरित नहीं थे, बल्कि उसके पश्चात मिलने वाले भौतिक लाभों एवं शक्ति से प्रेरित थे। इस उपागम की कई इतिहासकारों एवं शोधार्थियों तथा विद्वानों द्वारा इस आधार पर आलोचना की गई है कि यह तथ्यों को मानव व्यवहार से हटाकर देखता है और राष्ट्रवाद को पार्श्विक राजनीति के स्तर पर ले जाता है। उदारवादी एवं न उदारवादी व्याख्या।
साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का पुनर्मूल्यांकन 1980 के दशक से प्रारंभ हुआ। कैन एवं हॉपकिंस 1993, पैट्रिक ओ ब्रायन 1988 तथा डेविस एवं हट्टनबैक 1986 ने उपनिवेशवाद के चरित्र को लेकर मार्क्सवादी एवं वाम उदारवादी प्रबुद्ध वर्ग के कुछ निष्ठापूर्वक विचारों एवं दृष्टिकोण को प्रश्न उठाना शुरू किया। इस उपागम के प्रस्तावक तर्क देते हैं कि उपनिवेशों का आर्थिक शोषण पूरी तरह से अंग्रेजों के लिए फायदेमंद नहीं था। औपनिवेशिक क्षेत्रों में ब्रिटिश औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजारों की उपलब्धता और बाहरी देशों या बाजारों में पूंजी निवेश, भारत में रेल परिवहन की व्यवस्था करना, ब्रिटेन में घरेलू निवेश को हतोत्साहित करना और नवीन औद्योगिक विकास को प्रभावित कर सकता था। नारीवादी उपागम इतिहास लेखन में लगभग सभी मुख्य प्रवृत्तियां औपनिवेशिक से लेकर अधीनस्थ उपाश्रित उपागम इतिहास में महिलाओं की वास्तविक स्थिति, भूमिका, दर्ज एवं योगदान को स्पष्ट करने में असफल रही। महिलाओं के योगदान पर इतिहास लेखन का आरंभ 1970 के महिला आंदोलन से शुरू माना जाता है, जिसने भारत में महिलाओं के अध्ययन के अभ्युदय हेतु संदर्भ एवं आवेग प्रदान किया। लोतिका सरकार ने बताया कि स्थापित एवं स्वचेतन परंपरा के तौर पर महिला इतिहास की शुरुआत 1970 के दशक से शुरू हुई, क्योंकि कई नारीवादी बुद्धिजीवियों ने स्वयं को बलात्कार, दहेज एवं घरेलू हिंसा के विरुद्ध एक शक्तिशाली एवं उग्र आंदोलन में संलग्न किया। महिलाओं के प्रति लेखन B.R. नंदा द्वारा संपादित इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी जैसे कार्यों के साथ शुरू हुआ। औपनिवेशिक काल में भारतीय महिलाओं को अत्यंत दयनीय स्थिति को पंडिता रमाबाई द्वारा लिखित द हाई कास्ट हिंदी वुमेन 1887 और कैथरीन मेयो द्वारा लिखित मदर इंडिया 1927 में दर्शाया गया। भारतीय सभ्यता में महिलाओं की स्थिति और दर्जे से संबद्ध अन्य लेखकों में V.C. ला वुमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर 1927, I.B. हॉर्नर वुमेन अंडर प्रिमिटिव बुद्धिज्म 1930 और A.S. अल्टेकर द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू द प्रेजेंट 1938 प्रमुख हैं। यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। भारत में यूरोपियों का आगमन, यद्यपि हम इतिहास को घटनाओं के कालानुक्रमिक क्रम से जोड़ते हैं, तथापि वास्तव में इतिहास अलग अलग समय पर भिन्न स्थानों पर होने वाले बदलावों के साथ परिवर्तन और निरंतरता का एक जटिल सम्मेलन है। इतिहास के अध्ययन को कालों में विभाजित करने की प्रथा है। इस प्रकार हम इतिहास के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालावधि की बात करते हैं। हालांकि यह अंतर करना सदैव आसान नहीं होता है कि कब एक कालावधि का अंत हुआ और कब दूसरी की शुरुआत हुई। प्रायः आधुनिक भारत का इतिहास यूरोपीय लोगों के आगमन से जुड़ा है, लेकिन हमें सामान्यतः इतिहास में वहां तक पीछे जाने की जरूरत होगी जिसे मध्यकालीन अवधि माना जाता है। यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक आशातीत आर्थिक रूपांतरण हुआ। इस कालावधि के दौरान कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजारों में विस्मयकारी एवं तीव्र वृद्धि हुई। 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुए जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां नवीन खोजों की नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकली। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य मौजूदा संस्कृतियों से उनका पहले संपर्क नहीं था।
क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व पूर्व और पश्चात से ही भारत की ग्रीस, यूनान और रोम, इटली के साथ व्यापारिक संबंध थे। चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों से संपर्क बेहद प्राचीन थे, जो समस्त मध्य युग तक जारी रहा। मार्को पोलो 1254-1334 ईस्वी, जिसने चीन की यात्रा की, के यात्रा वृत्तांत यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया। पूर्व की बेशुमार धन संपदा और समृद्धि की कहानियों ने यूरोपियों की लालसा में वृद्धि की। इटली ने लगभग 12वीं शताब्दी से यूरोप के साथ पूरब के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों और जलमार्गों से किया गया। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की लाया जाता और वहां से उन्हें स्थल मार्गों से जेनोवा और वेनिस पहुंचाया जाता था। एक अन्य मार्ग में लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र में अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था, लेकिन तब वहाँ स्वेज नहर नहीं थी, इसलिए अलेक्जेंड्रिया का भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों से जोड़ा गया था। उत्तर मध्य काल के दौरान विशेषकर इटली में विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण संबंधी विचारों का प्रस्फुटन हुआ और 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और विभिन्न कलाओं में इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। व्यापारियों, व्यवसायियों और बैंकरों ने उदित हो रहे वर्गों से यूरोप के नवीन मध्य वर्ग का निर्माण हुआ। यह वर्ग पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन से बेहद प्रभावित हुआ। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली में व्यापारी 11वीं और 12वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे, जिससे वे बेहद संपन्न थे। इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार में वर्चस्व था और यूरोपीय देशों का सामान की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी। यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। वे 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे देश अफ्रीका होकर पूरब की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। उल्लेखनीय है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्रीकृत राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया तथा साथ ही खोजियों को वित्तीय मदद भी मुहैया की। पुर्तगाल एवं स्पेन ऐसे देशों में प्रमुख थे। 15वीं और 16वीं कंपास 16वीं शताब्दी में मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य तेजी से विकसित हुआ। कंपास खगोलीय
प्रेक्षणशाला, बारूद इत्यादि उसी प्रौद्योगिक उपलब्धियों, खोजियों की अत्यधिक सहायता की। इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय, कृषि में निवेश, कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, पूरब की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रसार की उत्कट इच्छा एवं यूरोप में पुरातन व्यवस्था, सामंतवाद के स्थान पर नवीन व्यवस्था, पूंजीवाद के स्थापित होने के कारणों ने भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। भारत में पुर्तगाली 6ठी शताब्दी के अंत तक ग्रीस तथा रोम जैसे यूरोपीय देशों के भारत के साथ व्यापक व्यापार संबंध थे, लेकिन रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही यूरोपीय देशों और भारत के मध्य चल रहे एक निष्कपट संबंध में एक रिक्तता आ गई। आगे चलकर केवल 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा इस रिक्तता को समाप्त किया गया। समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन 15वीं यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे थे। यद्यपि केप ऑफ गुड होप होकर जब वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा की गहरे रूप से प्रभावित किया। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस इटली का एक राज्य की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे और इनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पर्सिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बंद कर दिए गए। पूरब से वस्तुएं यूरोपीय बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। वेनिस ने प्राचीन समय से इस व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा और परिणाम स्वरूप बेपनाह धन संपदा पर प्रभाव अर्जित किया। राजकुमार हेनरी पुर्तगाल का नाविक ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाली समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया था। 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया है और इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा गया। यद्यपि यह 1488 में लिस्बन लौट आया, तथापि इसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल में 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूरब में यूरोपीय शक्तियों सीधे औपनिवेशीकरण में शुरुआत नहीं की जा सकी। की गई। भारत में पुर्तगाली 6ठी शताब्दी के अंत तक ग्रीस तथा रोम जैसे यूरोपीय देशों के भारत के साथ व्यापक व्यापार संबंध थे, लेकिन रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही यूरोपीय देशों और भारत के मध्य चले आ रहे इस निष्कपट संबंध में एक रिक्तता आ गई। आगे चलकर केवल 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा इस रिक्तता को समाप्त किया गया। समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन। यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत को वास्को डी गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे थे,
तथापि केप ऑफ गुड होप होकर जब वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। वास्तव में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस इटली का एक राज्य की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे और उनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने की हर संभव प्रयास करने लगे। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पर्सिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बंद कर दिए गए। पूरब से वस्तुएं यूरोपीय बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। वेनिस ने प्राचीन समय से इस व्यापार पर एक अधिकार बनाए रखा और परिणाम स्वरूप बेपनाह धन संपदा एवं प्रभाव अर्जित किया। राजकुमारी हेनरी पुर्तगाल का नाविक ने अपना पूरा जीवन भारत को जानने वाले समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया। 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया और इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा गया। यद्यपि वह 1488 में लिस्बन लौट आया, तथापि इसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूरब में यूरोपीय शक्तियां सीधे औपनिवेशिकरण से शुरुआत नहीं कर सकीं। ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक एवं अस्त्र बारूद इत्यादि के कारण इन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम कर लिया। पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए थे, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाईयत रूप में परिवर्तित करना और प्रतिस्पर्धियों, विशेष रूप से अरब व्यापारियों को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एक अधिकार कायम करना। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एक अधिकार था। आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उन्होंने उनके जहाज़ों को लूटा, उन पर आक्रमण किए, जहाजियों को लूटा और उन अन्य दमनात्मक कार्रवाइयाँ की। पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में स्वयं को अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का मालिक घोषित कर दिया। व्यापार से प्रशासन तक। वास्को द गामा की लिस्बन में विजयी वापसी पर पुर्तगाल के सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ब्राज़ील का खोजी के नेतृत्व में बार्थोलोमियो डियाज के साथ 13 जहाज़ों और 1200 लोगों का एक अधिक बड़ा बेड़ा भेजा, लेकिन कैब्राल को कालीकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। कैब्राल ने कोचीन और कन्नूर में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कालीकट छोड़ दिया और काफ़ी बड़े मुनाफे के साथ लिस्बन लौट गया। अक्टूबर 1502 में एक बार फिर वास्को डी गामा कालीकट आया। व्यापार एवं विजय हेतु उसके नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया। जमोरिन से उसके संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे। पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुता हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों, विशेष रूप से अरब व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उनका उत्पीड़न किया। पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डों यानी कि फितोरिया पर कब्जा स्थापित करके अपनी नौसेना के वर्चस्व को कायम रखना चाहते थे।
और उसका विकास करने के लिए कटिबद्ध थे। फितूरियों ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे होते थे जहां से नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। पुर्तगालियों ने अपने समुद्र पारीय विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी तट पर इस प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया। कुछ ही दिनों में उन्हें आभास हुआ कि भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा और इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। कालीकट का हिंदू शासक जमोरीन हालांकि पुर्तगाल की मंशा से चिंतित नहीं था। जब जमोरीन ने अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया, तब पुर्तगालियों ने वहां गोलीबारी की। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई से कोचीन और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया एवं कोचीन राज्य के मालाबार क्षेत्र में अपना पहला किला बनाया, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। पुर्तगाली भारत का एक नया इतिहास वर्ष 1505 में प्रारंभ हुआ, जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया और उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा के हेतु पर्याप्त सुविधा एवं शक्ति प्रदान की। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नवनियुक्त गवर्नर और भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया और अदन, आर्मुज और मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार बर्बाद करने का निर्देश दिया गया। उसे अंजादीवा, कोसीन, कैन्नानोर और किलवा में किलेबंदी करने की भी सलाह दी गई। वेनिस के व्यापारियों, जिनका लाभदायक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर मिस्र ने पुर्तगालियों की बढ़त को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी। डी अल्मीडा, जिसे उत्तरी अफ्रीका में मूर से युद्ध करना पड़ा, जल्दी ही इस चुनौती से उबर गया। थोड़ा सा ये देख लेते हैं। 1498 में 3 जहाज़ों, जिन्हें गुजराती पायलट्स अब्दुल मजीद द्वारा मार्गदर्शित किया गया, के साथ वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। इसे विश्व इतिहास में सामान्य तौर पर एक नवयुग का प्रारंभ समझा गया, विशेष रूप से एशिया और यूरोप के बीच संबंधों में। यद्यपि एशिया एवं यूरोप के बीच प्राचीन समय से ही एक दूसरे से वाणिज्यिक संबंध थे, तथापि दोनों के मध्य प्रत्यक्ष समुद्री संबंध की शुरुआत न केवल एक पुराने सपने। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार फोनिशियंस ने 6वीं शताब्दी से पूर्व अफ्रीका का चक्कर लगाया था, सपने के पूरे होने जैसा था। अपितु इसने दोनों के बीच व्यापार में भारी वृद्धि होने का पूर्व संकेत भी दिया। हालांकि यह पुर्तगालियों के उद्देश्यों में से केवल एक था। पुर्तगालियों के बीच के लिए भारत तक एक नया समुद्री मार्ग खुलने से मुस्लिमों, अरबों एवं तुर्कों को बड़ा धक्का लगा, जो ईसाईयत के परंपरागत शत्रु थे और तुर्की की बढ़ती सैन्य एवं नौसैनिक शक्ति के अंतर्गत यूरोप के लिए एक नया खतरा पैदा कर रहे थे। भारत के साथ प्रत्यक्ष समुद्री संपर्क पूर्वी वस्तुओं, विशेष रूप से मसाले के व्यापार पर अरबों एवं तुर्कों के एकाधिकार को विस्थापित कर देगा। वे स्पष्टतः अफ्रीका में अपने विस्तार से आशान्वित थे कि प्रेस्टर जॉन के साम्राज्य से संपर्क में सफल हो जाएंगे और मुस्लिमों पर दो तरफा हमला करने की स्थिति में होंगे। इस प्रकार वाणिज्यिक एवं धार्मिक उद्देश्यों ने एक दूसरे को समर्थन प्रदान किया और यह न्यायोचित ठहराया। जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं, आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। हालांकि 1509 में मिस्र तथा गुजरात की नौसेना ने संयुक्त रूप से पुर्तगाली
ट्रन को समुद्री युद्ध में हराकर द्वीप से हटा दिया और अल्मीडा का पुत्र मारा गया। अगले वर्ष अल्मीडा ने इन दोनों की नौसेना को पूरी तरह ध्वस्त करके हार का बदला ले लिया। अल्मीडा का विजय पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर प्रभुत्व हासिल करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि कॉटेज सिस्टम के नाम से जानी गई। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मीडा का स्थान लिया, के पास अधिक बड़ी एवं व्यापक रणनीति थी। वह पूर्व में अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा कर लेना चाहता था। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर का कार्य पूरा कर लेना चाहता हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित किए। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की निर्णायक भूमिका रही। अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 में भारत आया था। 1509 में उसे वायसराय नियुक्त किया गया और 1515 तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। 1509 में उसने मिस्र के शासक मामलुक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को पराजित कर द्वीप पर अधिकार जमा लिया। उसने 1510 में बीजापुर से गोवा छीनकर ठोस शुरुआत की। अलेक्जेंडर के समय के बाद यह पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह और सामरिक स्थल भी था। यहाँ से पुर्तगाली मालाबार व्यापार पर नियंत्रण रखने के साथ ही दक्षिण के राजाओं की नीतियों का निरीक्षण भी करते थे। इस आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने की मुख्य भूमि दमन पर नियंत्रण रखने के साथ ही दक्षिण के राजाओं की नीतियों का निरीक्षण भी करते थे। इस आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने की मुख्य भूमि दमन, राजौरी और दाभोल की बंदरगाहों पर कब्जा जमाने में सफल रहे। अल्बुकर्क हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। 1515 में मलक्का और होर्मुज पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम हो गया। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सोकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के सचिन दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि में नए किले स्थापित किए गए। जावा, थाईलैंड, पेक इत्यादि में भी संपर्क स्थापित किए गए। 1518 से पुर्तगालियों ने चीन के चाओ द्वीप पर बस्ती बसानी शुरू की। अल्बुकर्क के पास पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे।
मुस्लिमों का अत्यंत उत्पीड़न अल्बुकर्क की नीति का एक गंभीर दोष था। यह संभवतः पूर्व में मुस्लिमों के व्यापारिक हितों की संपूर्ण समाप्ति द्वारा अपने देशवासियों के हित को बढ़ावा देने के उसके संकल्प का परिणाम था। अपने शासन के दौरान के हितों को बढ़ावा देने के उसके संकल्प का परिणाम था। अपने शासन के दौरान अल्बुकर्क ने गोवा की किलेबंदी सुदृढ़ करने तथा अपने वाणिज्यिक हितों को प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम प्रयास किया। भारत में एक अस्थायी पुर्तगाली जनसंख्या को सुनिश्चित करने के लिए उसने अपने लोगों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने हेतु प्रोत्साहित करें। नीनो दी कुन्हा। भारत में नीनो दी कुन्हा का वायसराय काल, जिसने नवंबर 1529 में कार्यभार संभाला, भी कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। एक वर्ष के पश्चात वह भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गए। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंपकर उनसे मदद ली। उसने उन्हें द्वीप में बेस प्रदान करने का भी वादा किया। पुर्तगालियों के साथ बहादुर शाह के संबंध उस समय बिगड़ गए जब 1536 में हुमायूं गुजरात से चला गया। क्योंकि शहर के निवासियों ने पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया था, इसलिए बहादुर शाह जफर विभाजन की एक खड़ी करना चाहता था। इसका विरोध करते हुए पुर्तगालियों ने आपसी बातचीत शुरू की। वार्ता की एक प्रक्रिया के दौरान 1537 में बहादुर शाह को एक पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया और मार दिया गया। नीनो दी कुन्हा ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली में कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में भी पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति। भारत में पुर्तगालियों ने जिस समय आगमन किया उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। गुजरात के सिवाय जहाँ शक्तिशाली महमूद बेगड़ा का शासन था, समस्त उत्तर भारत कई छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर चुका था। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो, और न ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित करने के बारे में सोचा। सुदूर पूर्व में चीनी शासक की शासकीय डिक्री मात्र चीनी जहाज़ों की नौवहनीय पहुंच तक सीमित थी। जहां तक अरब व्यापारियों और जहाज़ों के मालिकों, जिन्होंने पुर्तगालियों के आने से पूर्व तक हिंद महासागर के व्यापार पर अपना वर्चस्व कायम किया हुआ था, का संबंध है, वे पुर्तगाली संगठन एवं एकता से बराबरी नहीं कर सके। पुर्तगालियों की व्यापारिक एवं राजनीतिक स्थिति। स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक खुद को सीमित रखने की घोषणा के पश्चात पुर्तगाली पूर्वी समुद्री क्षेत्र के एक छत्र बादशाह हो गए और जिसे एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना गया। पुर्तगालियों ने पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1531 में चाउल, 1532 में दीव, 1534 में सालसेट और बेसिन, 1536 में क्रेगानोर तथा मैंगलोर, होनावर, भटकल, केन्नानौर, क्विलोन, भावनगर इत्यादि क्षेत्रों में पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमा कर इनमें से कुछ क्षेत्रों में अपने कारखाने खोले। उन्होंने कारखानों का दुर्गीकरण आरंभ कर दिया। कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी पुर्तगाली सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था।
पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल तट पर स्थित मछलीपट्टनम, पुलिकड इत्यादि शहरों से वे वस्त्रादि वस्तुओं एकत्रित कर उनका निर्यात करते थे। मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागपट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। नागपट्टनम के उत्तर में स्थित सैन्य थोम में पुर्तगालियों की बस्ती थी। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान से बुंदेल में भी कारखाने खुले। 16वीं सदी के दौरान पूर्वी तट पर किलेबंदी नहीं हुई। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक एशियाई व्यापार पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व बना रहा। 1506 में मसालों के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया और दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जी जान से भीड़ पड़े। कभी कभी व्यापार और लूट में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। भारतीय जहाज़ों से कई तरीक़ा से पैसे वसूल किया जाता था। इनमें प्रमुख थी कॉटेज सिस्टम। इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उन्हें लूट लिया जाता था। समुद्र पर पुर्तगालियों के वर्चस्व का एक महत्वपूर्ण कारण था कि मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया तथा सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो, इसलिए पूर्व की वस्तुओं के लिए वे पश्चिम से सोना, चांदी और अन्य बहुरत्न लाया करते थे। मालाबार और कोंकण तट से सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात होता है। मालाबार और कोंकण तट से सबसे ज़्यादा चीनी मिर्च का सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि निर्यात किए जाते थे। उत्तर पश्चिमी भारत में टाफ्टा एक प्रकार का कपड़ा, चीस इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे। जटामासी बंगाल में लाया जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी इत्यादि इकट्ठा किए जाते थे। भारत से पुर्तगालियों का व्यापार इतना बढ़ गया था कि मात्र काली मिर्च की खरीद के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1,70,000 कुजोडो प्रतिवर्ष भारत भेजने का निर्णय लिया था। पुर्तगाली कैलेंडर्स जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों से गुलाब जल, मूंगा, तांबा पारा, सिंदूर आदि वस्तुएं भारत में लाए थे। ढाले हुए सिक्के भी कोचीन व गोवा बंदरगाह पर लाए जाते थे। इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसालों के व्यापार में लाभ अर्जित किए, बल्कि विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने के कार्यों में भी शामिल है।